बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा जो नाइन्थ का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो ग्रेविटेशन के बारे में है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो इसके ऊपर जो वर्क किया था वो न्यूटन ने किया था, और न्यूटन ने 1665 के अंदर ऑब्जर्व किया था कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये ज़मीन पे आते हैं। अब उसने एप्पल का एक्सपेरिमेंट किया था कि एप्पल जो है उसने वो एक बाग में गया था और बाग में देखा था कि एप्पल जो है ना वो डाउनवर्ड, वो उस रेट की वजह से जो है ना वो डाउनवर्ड आ रहा है, ज़मीन की तरफ आ रहा है। तो फिर ये सोचने पे मजबूर हुआ कि आखिर कौन सी ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को नीचे लेके आती है। उसने फिर एक लॉ पेश किया जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, और हमारे एग्जाम के अंदर ये एज अ इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बेटा सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, लॉ की स्टेटमेंट होती है। उसके बाद इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म उसको प्रूव करेंगे और उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। तो इस तरह से हम हेडिंग के साथ जो है ना इसको आज हम पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है हमारे पास? देखिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है, उसने ये कहा था कि कायनात के अंदर तमाम चीजें एक दूसरे को कशिश करती हैं, और जिस फोर्स के साथ कशिश करती हैं वो कहते हैं कि ये जो बॉडी होते हैं उनकी मैसेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, और उनके दरमियान जो फासले का मुरब्बा है उनके वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो इसकी स्टेटमेंट ये बनी कि एवरीथिंग, एवरी ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स with a force to other objects. The amount of that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distances between among their centers, between their centers. कि उनके सेंटर के माबैन जो फासला है उसके स्क्वायर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये क्या है इसमें हम देखते हैं। हमने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और उनके दरमियान जो देखिए डिस्टेंस जो कंसीडर किया जाता है वो सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है। अब सेंटर से जो डिस्टेंस हमने ली है वो d है, और वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं f और माइनस f। ये माइनस क्यों बना ये मैं बता देता हूँ, ये f क्या है ये बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने स्टेटमेंट की बात की है, स्टेटमेंट के अंदर हमने यही बता दिया है कि every objects attracts other objects with a force. The amount of that force is directly proportional. अब मैं डायरेक्टली की बात करता हूं तो वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। नंबर 1 इक्वेशन हमारे पास हो जाती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन सा है? ये इनके सेंटर के माबैन जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि यही फोर्स जो है 1 ओवर d का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनती है। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम खत्म करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो इसके जगह हम कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वालिटी का साइन लगाते हैं। तो अब ये हमारे पास बनेगा f is equal to capital G m1 m2 divided by d का स्क्वायर। अब इसके अंदर हमारे पास जो है ये m1 mass of the first object है, m2 mass of the second object है, d this is the distance between their centers, and G capital G, what is capital G? बेसिकली ये एक कांस्टेंट है, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसको बेटा क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। G दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो होती है 6.67 10 raised to power -11। अब इसके साथ यूनिट भी होगी, अमाउंट है उसकी यूनिट भी होगी। तो यूनिट कैसे देखेंगे? इसी अगर हम फार्मूले को देखें तो G कैसे बचेगा? ये d स्क्वायर उधर चला जाएगा, मास डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। एक तो वो लिखेंगे न्यूटन, सेकंड ये d उधर चला गया तो ये मीटर बन जाएगा, और ये स्क्वायर है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये kg का -2 हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो है इसकी यूनिट बनती है, और 6.67 10 raised to -11 जो है, और ये इसकी प्रॉपर वैल्यू है। अब ये एक बहुत स्मॉल अमाउंट है हमारे पास। अब कायनात के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को कशिश कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम जब इस यूनिवर्स के अंदर चलते फिरते हैं तो एक दूसरे को कशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी जो कशिश की फोर्स होती है वो बहुत कम होती है, बिकॉज
ये जो जी है ये बहुत, इसकी जो वैल्यू है बहुत कम है, लेकिन अर्थ क्यों, अब देखें ऑब्जेक्ट को क्यों अपनी तरफ खींच लेती है, फिर उसके अंदर क्या वजह है, किस किस बेस के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव कर लेते हैं। उसकी रीजन ये है, हमने अभी ये पढ़ा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, उनके मैसेस के प्रोडक्ट के ऊपर और सेकेंडली जो है उनके डिस्टेंस के ऊपर। अगर हम जी को इंक्लूड कर लेते हैं, जी तो कांस्टेंट है, ठीक है, वो अर्थ के लिए, अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए, और जितने भी हमारे पास, अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं आपस में, अगर हम अट्रैक्शन की बात करते हैं, पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो जी तो कांस्टेंट रहेगा, जी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चेंज क्या हो रही है, प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ कैसे रही है, जमीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ गई है हमारे से। उसकी रीजन बेटा ये है कि जमीन का जो मैस है कंपैरेटिवली आवरसेल्व्स को हमारी निस्बत बहुत ज्यादा है। अब मैस के ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो चीजों को जो खींचने की ग्रेविटेशनल पुल है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ये वजह क्या थी, मैस किसका बढ़ा, जमीन का बढ़ा। अब बॉडी जो सेकंड बॉडी है उसका मैस अगरचे कम है, लेकिन जमीन का जो मैस ज्यादा है, और ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इनहांस हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये न्यूटन के लॉ के मुताबिक हर चीज जो है वो दूसरी चीज को, दूसरी ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ खींचती है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी उसी के साथ उसको खींचता है। तो इसके अंदर जो एक क्वेश्चन बनता है वो ये है कि क्या हम जमीन को खींच रही है, जमीन हमें खींच रही है, बात का पूछा जाता है। देखिए, हम जितनी फोर्स के साथ जमीन हमें खींच रही है, उतनी फोर्स के साथ हम जमीन को खींच रहे हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा है डिफरेंट मैसेस के ऊपर, मैस बढ़ता जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, जी पे कोई फर्क कांस्टेंट रहेगा। तो ये दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग अवर दिस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक हमारी जो एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है उसमें क्या सिमिलरिटीज है, वो कहाँ पे जाकर एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को रिट्रीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये होता है कि हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट को खींच रहे होते हैं, मिकदार में दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, और ऊपर अगर आपको नजर आ रहा है तो सीमत में मुखालिफ होती है, मुखालिफ सीमत में अप्लाई हो रही होती है। जो मैंने आपको अभी बताया है कि जमीन हम खींचती है या जमीन हमें खींचती है, देखिए जितनी फोर्स के साथ हम जमीन को खींच रहे हैं उतनी फोर्स के साथ जमीन हमें खींच रही है, ठीक हो गया। तो अब ये जो न्यूटन्स जो हमारे को लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हमें बताता है कि अट्रैक्शन की फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, अट्रैक्शन की फोर्स है यहाँ पर, जो पार्टिकल्स को, जो चीजों को अपनी तरफ खींच रही है। अगर हम जमीन की भी बात कर लेते हैं, देखिए इसके अंदर ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और ये अर्थ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट जिसका मैस स्मॉल m है और अर्थ जिसका हम कैपिटल M ले लेते हैं, तो ये खींचेगा फोर्स के साथ, इसको F1 कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये भी अप्लाई होगा, ये -F2 हो जाएगा, या F1 कर दें, जो भी आप कह सकते हैं। दोनों की जो फोर्सेस हैं वो बराबर होंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, वो अपोजिट होती है। और यही चीज तो हमने सीखी है कि हमारे पास क्या होती है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास क्या था, इन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यही था कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो एक्शन क्या है, एक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है, एक्ट कर रही है। अगर ये फर्स्ट बॉडी है जिसको मैंने स्मॉल m कहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक्ट कर रहा है और एज ए रिजल्ट इसको रिएक्शन मिल रहा है, तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। और इस तरह से क्या हो जाता है हमारे पास कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात की रिपीटनेस हो जाती है। ये जिस तरह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसी तरह से ही हमारे पास जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखिए, हमें ये पता है कि जो अर्थ है, अर्थ को का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये टूवर्ड्स द अर्थ है, ये जमीन की तरफ है, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि बॉडी का जो वेट को हम डिफाइन करते हैं, हमने यही कहा था कि ये दिस इज द फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर, कि ये ऐसी फोर्स है कि जिससे जमीन जो है चीजों को अपने मरकज की तरफ खींचती है। तो अर्थ की ऑल अराउंड क्या है, एक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एक फील्ड है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं,
और उस फील्ड के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स द अर्थ ट्रैवल करेंगे, अर्थ के सेंटर की तरफ आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इस अब वो बॉडी, अब देखें दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक चीज होती है कंटैक्ट, एक चीज होती है नॉन कंटैक्ट। कंटैक्ट का मतलब ये होता है कि चीजें अगर आपस में अटैच होती है, मिलती हैं, कंटैक्ट में आती हैं, अगर किसी डिस्टेंस पे होती है नॉन कंटैक्ट में चली जाती हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये नॉन कंटैक्ट पे भी होती है, कंटैक्ट पे भी, दोनों पे होती है। देखिए अगर कोई बॉडी इधर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये फिर भी टुवर्ड्स द अर्थ आएगा, टुवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास नॉन कंटैक्ट फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं हम इसको, तो बॉडी क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, ये फील्ड एक जनरेट हो गया, एक फील्ड फोर्स जिसको हम कह रहे हैं ना, ये दिस इज द फील्ड फोर्स। क्या होती है बेसिकली, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है, जो कि एक नॉन कंटैक्ट फोर्स होती है, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, ये अर्थ प्रोवाइड कर रहा होता है उसको, ठीक है। अब उसके बाद एक होती है ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ। क्या होती है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ? देखिए ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ होती है, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि 1 किलोग्राम मास के जिस्म पे लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ कह रहे हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास फील्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ और न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड मोशन, और जो हमारे पास है न्यूटन का थर्ड मोशन का जो थर्ड लॉ है उसकी हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, इनकी सिमिलरिटीज हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी हमने पढ़ा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरह से ये हमारे कोई शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर फील्ड फोर्स आ जाती है हमारे पास, फील्ड फोर्स के बाद हमारे पास ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये हमारे पास ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर मैंने आपको बता दिया है। तो इनको बेटा याद करें अच्छी तरह से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे। अल्लाह आपको हामी और नासिर, अल्लाह हाफिज़।